जय हिंद। देखो, आज हम मर्दा के बारे में अध्ययन करेंगे, मर्दा संसाधन के बारे में कि मर्दा संसाधन होता क्या है। मैं आपको ना पहले की वीडियो में ना हम चैप्टर मर्दा वो खनिज ये संसाधन और विकास वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें बहुत सारी चीजें की थी। उसी को आगे लेते हुए जो हमने मर्दा संसाधन पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने भू संसाधन के बारे में भी इसमें अध्ययन किया था। अब देखो, मर्दा संसाधन क्या होता है। सबसे पहले मर्दा भी एक संसाधन है जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है। देखो, जिसमें हम खेती करते हैं, खेती करने के बाद इसमें पशुपालन होता है, पशुचारण किया जाता है, तो मर्दा हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मर्दा होती क्या है। देखो, मर्दा क्या होती है, मैं आपको बताता हूं। मर्दा पृथ्वी की भूप्रपटल की ऊपरी परत होती है। मर्दा ऊपरी परत होती है किसकी? भूप्रपटल की। तो आपको याद होना चाहिए कि मृदा क्या है। मृदा एक खुद प्राकृतिक संसाधन है जो जो अपनी पृथ्वी है उसकी भूप्रपटल की ऊपरी परिधि क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। आप अगली क्लासों में जैसे 11वीं में पढ़ोगे, मृदा के 3 स्तर होते हैं, जैसे क ख और ग स्तर होता है। पहला स्तर क स्तर, जिसमें पेड़ पौधों की वृद्धि होती है, उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। दूसरा स्तर ख होता है जिसमें खनिज तत्व पाए जाते हैं। तीसरा स्तर जिसमें मृदा के मोटे कण होते हैं, और जो मृदा की पहली परत होती है वो अपने आप में है तो तीसरी परत, लेकिन सबसे पहली परत ये मृदा बनना स्टार्ट होती है उससे। तो याद रखना, हम मृदा के बारे में अध्ययन करेंगे, मृदा संसाधन के बारे में। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं कि मृदा संसाधन क्या है। देखो, मृदा संसाधन, मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है। मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है। कैसे? देखो, मृदा का विकास किस प्रकार से होता है। मृदा पर जो अपनी चट्टानें होती है, सेल्स होती है, रोक से जितने आग्नेय चट्टान होती है, अवसादी होती है, इसके अलावा कांतीय चट्टान होती है। इन चट्टानों के अपक्ष और अपर्दन के कारण, अपक्ष का मतलब होता है चट्टान का एक ही जगह पर टूटना, अपर्दन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्लाइन करना। क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। तो अपने स्थान पर टूटना, टूटने के बाद में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो चले जाने से उसकी परत जम जाती है। उसी परत को हम किस नाम से जाना जाता है? मृदा के नाम से जाना जाता है, जो चीका की भांति मुलायम भी होती है। देखो, ये एक प्राकृतिक संसाधन है, इसी में खेती होती है, इसी में खेती होती है। मृदा में कई जीवों का प्राकृतिक आवास है। कैसे? आपको पता है मृदा के अंदर बहुत सारे बिल बनाए रखे होते हैं, जीव जंतु होते हैं। मर्द प्राकृतिक आवास, ये बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं मृदा के अंतर्गत। अब देखो, बात सुनना, एक होता है भूमि, एक होता है मृदा। भूमि भूमि का पार्ट है मृदा, ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंट। भूमि के पर्वत, पठार, मैदान सब कुछ आ जाता है, जबकि मृदा एक पार्ट है किसका? ध्यान रखना, भूमि का। तो इसमें जीवों का क्या है? प्राकृतिक आवास है। तापमान, पानी का बहाव, पवन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का योगदान होता है। देखो, तापमान प्रभावित करता है। अब देखो, मरुस्थलीय क्षेत्र की मिट्टी में अत्यधिक तापमान की होने की वजह से वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती है, इसीलिए वो मिट्टी शुष्क होती है, इसीलिए वो बंजर मृदा के नाम से भी जानी जाती है, मरुस्थलीय मृदा। तो तापमान प्रभावित करता है या नहीं करता? पानी का भाव किसी भी मिट्टी की कटाव करता है, मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उसको भी क्या कर देता है? घटा देता है। पवन के माध्यम से मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपरदित होती है। अपरदित होने के बाद वो मृदा वहां पर क्या हो जाती है? अनुपजाऊ हो जाती है। तो ये भी योगदान देता है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, मृदा में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं। देखो, पानी की घुलने की वजह से जैसे बहुत सारी चट्टानें होती है, चूना पत्थर की चट्टानें होती है, वहां पर इसमें परिवर्तन देखे जा सकते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे मृदा का वर्गीकरण। तो हम इसकी बात कर चुके हैं कि मृदा क्या है। तो देखो, हम बात करते हैं मृदा का वर्गीकरण। उससे पहले मैं कुछ बता देता हूं। जैसे मृदा बहुत प्रकार की होती है, मृदा के अनेक प्रकार होते हैं। वो कई मृदा का वर्गीकरण कई प्रकार से हो सकता है। रंग के आधार पर हो सकता है, वो कणों के आधार पर हो सकता है, उसकी बनावट के आधार पर हो सकती है, मृदा का प्रकार हो सकते हैं, उपजाऊपन के आधार पर मृदा के प्रकार हो सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार है। 10th क्लास में इतना कुछ नहीं दे रखा है। 10th क्लास का इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मृदा का वर्गीकरण ही है, यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ही बनती है। तो 10th में तो मृदा का वर्गीकरण, सामान्य वर्गीकरण दे रखा है, ध्यान रखना। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं, अनेक प्रकार होते हैं, इसमें से मृदा के वर्गीकरण या मृदा के प्रकार को हम कुछ ही है तो उन्हीं को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी की। देखो, जलोढ़ मिट्टी, ये अपना भारत है प्यारा सा।
ये भारत है। तो हम सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं। देखो जलोढ़ मिट्टी क्या है, जलोढ़ मिट्टी कहां से है, यहां हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत की 3 प्रमुख नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र, इसके अलावा गंगा नदी, इन तीनों नदियां प्रभावित होती है यहाँ से। तो जब ये तीनों नदियां यहाँ से प्रभावित होती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, तो अपने साथ लाए गए अवसादों से आपको पता है उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण होता है। जहां उत्तर का विशाल मैदान है वहीं पर जलोढ़ मृदा है। बात समझना, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी क्या है, जलोढ़ मिट्टी है, ध्यान रखना। कहां से आती है, ये हिमालय पर्वत से आती है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जैसे चंबल नदी हो गई, सोन हो गई, केन हो गई, बेतवा हो गई, ये सारी नदियां भी इसी का निर्माण करती है। किसका, जलोढ़ मिट्टी का। तो हम देखते हैं कहां है, ये यहां से स्टार्ट होती है। इस प्रकार से ये जलोढ़ मिट्टी का पूरा भाग है भारत के अंतर्गत। देखो संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। मैंने आपको उत्तरी मैदान, आपको पता है भारत का, जब मैं 11th क्लास की किताब पढ़ा रहा था आपको, तो भारत का भूगोल पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था उत्तर के विशाल मैदान के बारे में कि नदियों के माध्यम से इसका निर्माण हुआ है। अच्छे से देखना, इसको ढंग से लिखते जाना कि संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए अवसाद से बना है। यानी ये इनके द्वारा लाए गए, जैसे बहुत सारे इसमें कंकड़ मिट्टी होती है, गाद होती है, इसके अलावा बहुत सारे ह्यूमस की मात्रा, इसके अलावा वन्य जीव जंतु जो उसके साथ मरे हुए वो उसके साथ ही आते हैं। तो ये मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊपन होती है। जब कोई मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है तो उस मिट्टी में क्या होता है, उर्वरकता क्षमता ज्यादा है, तो वहां पर कृषि की संभावना सबसे ज्यादा होगी। जहां कृषि की संभावना सबसे ज्यादा होगी तो याद रखना उस क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी। इसीलिए आप देखो भारत के उत्तर के विशाल मैदान में सबसे ज्यादा डेंसिटी पाई जाती है, जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। देखो इसे, तो ये मिट्टी है कहां भारत में, विशेष तौर पर उत्तर के विशाल मैदान में, उत्तर के विशाल मैदान में। ये ध्यान रखना, कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। आयु के आधार पर इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है। आयु के आधार पर इसको कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 2 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला 1 नंबर पर पुरातन जलोढ़ मृदा, जिसको बांगर कहते हैं, पुरातन जलोढ़ मृदा। देखो पुरातन जलोढ़ मृदा कौन सी है, किसे कहते हैं। देखो मृदा का वह भाग होता है, मृदा का वह भाग होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है। मृदा का वह भाग जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है, उसे कौन सी मिट्टी कहते हैं, बांगर मिट्टी कहते हैं। ध्यान रखना, इस प्रकार की मृदा में चूना कंकड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। देखो ये होती है पुरानी मिट्टी, जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है। तो आप याद रखना बापू से, बा यानी बांगर हो जाए, पू यानी पुरानी मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में जो पुरानी मिट्टी है उसे बांगर कहते हैं। ये ऊंचे टीले होते हैं। देखो मैं बताऊं आपको, यह मान लेना यहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है, तो ये मिट्टी यहां होती है, इस वाले क्षेत्र में। ये नदी जा रही है, यहां बाढ़ का पानी पहुंच रहा है, यहां नहीं पहुंच रहा प्रतिवर्ष। इस मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहते हैं, जलोढ़ मृदा के नाम से जानी जाती है। देखो आगे बात करते हैं नवीन जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। आपने ये तो 8वीं क्लास में पढ़ा होगा। इसमें महीन कण होते हैं, प्रतिवर्ष मिट्टी गाद लेकर आती है, तो इसमें कौन से कण होते हैं, महीन कण। तथा ये बांगर की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिवर्ष क्या है, नई मिट्टी लाकर बिछा दी जाती है, इसीलिए ये ज्यादा उपजाऊपन देती है। किसकी अपेक्षा, पुरातन जलोढ़ या बांगर की अपेक्षा, ये ध्यान रखना आपको। इसके देखो जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना, ध्यान रखना, पोटास, फास्फोरस और चूना। ध्यान रखना नाइट्रोजन और कैल्शियम की मात्रा बहुत सारी मिट्टियों में नहीं पाई जाती है, ध्यान रखना। भारत की में आदि की अधिकता पाई जाती है। अब बात करते हैं फसलें यहाँ पर प्रमुख। गेहूं सबसे ज्यादा होता है, चावल होता है, इसके अलावा गन्ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भारत की इस वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या होती है, गेहूं होता है। आपको पता है यूपी में सबसे ज्यादा गेहूं होता है। इसके अलावा गन्ना यूपी में सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा यहाँ पर चावल की कृषि की जाती है। पश्चिम बंगाल के मैदानी क्षेत्र में, सुंदरबन का डेल्टा क्षेत्र में भी क्या की जाती है, चावल की कृषि की जाती है। तो इस प्रकार से आपको कौन सी मिट्टी याद रखनी है, जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी में यहाँ पानी अधिक है, जनसंख्या अधिक निवास करते हैं, तो यहाँ पर गहन निर्वाह कृषि करते हैं। ध्यान रखना, गहन जीविका निर्वाह कृषि करते हैं इस क्षेत्र में, ध्यान रखना विशेष तौर पर। अब देखो आगे बात करते हैं। आप इसमें भारत के मैप में देख लेना, जलोढ़ मिट्टी मैंने बता दी है। इसके अलावा राज्य देखो, तो देखो राजस्थान का पूर्वी भाग हो जाएगा। इसके अलावा गुजरात का पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग, उत्तर प्रदेश,
इसके अलावा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का उत्तरी पूर्वी भाग हो जाएगा। इसके अलावा अपने हरियाणा का भाग हो जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। ये इसके प्रमुख क्षेत्र हो गए। अगली कौन सी मिट्टी है? काली मृदा। देखो काली मृदा का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, काली मृदा बनती कैसे है। देखो काली मृदा में मैं बात बताता हूं, आपने देखा होगा जैसे मान लो ये पृथ्वी की भूपरपट्टी है, भूपरपट्टी किसकी? पृथ्वी की, यानी पृथ्वी का सरफेस है। पृथ्वी की आंतरिक भाग में लगभग कितने किलोमीटर नीचे? 400 किलोमीटर नीचे एक मंडल पाया जाता है जिसका नाम है दुर्बलता मंडल, एस्टेनोस्फीयर कहा जाता है इसे, दुर्बलता मंडल। इस दुर्बलता मंडल में यहां पर प्लाज्मा की स्थिति में क्या पाया जाता है? मैग्मा पाया जाता है। यहां क्या पाया जाता है? मैग्मा पाया जाता है। तो ये मैग्मा ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से बाहर निकलता है। क्या निकलता है? बाहर। दो प्रकार से निकलता है, आपको बताऊं। एक तो होता है केंद्रीय उद्गार, एक तो केंद्रीय उद्गार होता है, दूसरा होता है दरारी उद्गार। दो प्रकार से, एक तो केंद्रीय उद्गार हो गया, दूसरा कौन सा है? दरारी उद्गार हो गया। देखो ये बात सुनना, यहां पर मेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, आज गर्मी खूब है इसीलिए। देखो केंद्रीय उद्गार और दरारी उद्गार, जब लावा केंद्रीय उद्गार यानी तीव्र गति के साथ निकलेगा बाहर इस प्रकार से, तो पर्वत का निर्माण होगा। जब लावा दरारी उद्गार से यानी धीरे धीरे निकलेगा ऐसे इस प्रकार से, तो ध्यान रखना पठार का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? पठार का। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था पठार क्या होते हैं, इस प्रकार से, ये ऊपर से समतल सपाट होता है एकदम, और ढाल इसके क्या होते हैं? पठार के तीव्र होते हैं। इस पठार किसकी वजह से? पठार किससे? दरारी उद्गार से बना, ध्यान रखना। देखो पठार है, इस पठार में अपक्षय की क्रिया होगी। क्या होगी? अपक्षय का मतलब होता है चट्टान का या किसी चीज का अपने स्थान पर टूटना, किसी भी प्रकार से होता है। मानव क्रिया, भौतिक और रासायनिक क्रिया कोई भी हो सकती है। तो पठार टूट गया, टूटने की वजह से एक जगह टूटना, अपक्षय का मतलब होता है किसी भी चीज का एक ही जगह टूटकर वहीं पर गिरना, फिर ये चीज होगी अपर्दित होगी, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको मूवमेंट कराएगा। कौन करा सकता है? या तो जल करा सकता है या वायु करवा सकती है, ध्यान रखना। तो टूटने के बाद पठार से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उस मिट्टी का नाम क्या है? काली मृदा है। क्या होगा मैं बताऊं आपको, ज्वालामुखी से मैग्मा बाहर निकलता है। क्या निकलता है? मैग्मा बाहर लावा के रूप में आकर क्या हो जाता है? जम जाता है। जमने के बाद पठार का निर्माण होता है। पठार किसी कारण में टूट जाता है, टूटने पर जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसका नाम क्या है? काली मृदा है। इस काली मृदा में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? काली मृदा। इसको रेगुर मृदा भी कहते हैं, यार रेगुर, या कहीं कहीं पर रेगर शब्द भी मिल जाता है आपको। इसको कपासीय मृदा भी कहते हैं, कपासीय मृदा। देखो इसकी हम विशेषता देख लेते हैं, थोड़ी बहुत यहाँ लिखी हुई है, मैंने इतना कुछ बता दिया है। कपासीय मृदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होती है? कपास, मूंगफली और गन्ना होता है सबसे ज्यादा। देखो काले रंग के कारण काली मृदा नाम पड़ा है। इसे रेगुर या रेगर या कपासीय मृदा के नाम से भी जाना जाता है। भारत में ये क्या है? दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिम में पाई जाती है। कौन कौन से स्थान हो गए? महाराष्ट्र हो गए, देखो ये अपना प्यारा सा भारत है, ये महाराष्ट्र हो गया, सौराष्ट्र, गुजरात के भाग को सौराष्ट्र कहा जाता है, ध्यान रखना। यहाँ पर है सौराष्ट्र, गुजरात का एक पार्ट है जिसको सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हो गया मालवा का पठार हो गया, इसके अलावा ये एमपी का भाग हो गया, ये छत्तीसगढ़ के भाग हो गए। इसके अलावा कृष्णा और गोदावरी और कृष्णा नदी के घाटियों में ये मृदा पाई जाती है। एक बात याद रखना, ये मिट्टी कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। जहां पर मैं आपको बताऊं जो स्थान शुष्क है एकदम, जैसे वहां पर वर्षा कम होती है, तो ये उपजाऊपन बढ़ाने के लिए इस मिट्टी का भी क्या इस्तेमाल किया जाता है। और काली मृदा की सबसे ज्यादा नमी धारण करने की क्षमता, इसमें नमी धारण करने की क्षमता होती है, यानी यहाँ पर लंबे समय तक पानी रखा जा सकता है। और ये मिट्टी होती है कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। इस काली मिट्टी में क्या होता है कि सूख जाने के बाद में इसमें ना दरारें पड़ जाती है। ये अपने आप ही स्वयं ही जुतने वाली मिट्टी है, ध्यान रखना विशेष तौर पर ये चीज। तो काली मिट्टी के बारे में मैंने बता दिया आपको। अगली मिट्टी है लाल पीली मिट्टी। देखो
लाल पीली मिट्टी, इनको देख लेना जल्दी जल्दी। ये दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रेवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। कौन सी? लाल पीली मिट्टी है। इसका विस्तार ध्यान रखना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एक तो उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा का मैदान हो गया, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी छोर में, मध्य गंगा के मैदान में दक्षिणी छोर में, ये मध्य गंगा का मैदान है, इसके दक्षिणी छोर में यहाँ, इसके अलावा उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यानी इस वाले एरिया में मृदा विशेष तौर पर पाई जाती है। देखो लाल रंग का कारण क्या है इसके लाल रंग का कारण है चट्टानों में लोहे धातु के प्रसार के कारण। चट्टानों में कौन सा खनिज है? लोहे धातु। आपको पता है यहाँ सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़, झारखंड और कर्नाटक में, सॉरी उड़ीसा में सबसे ज्यादा लोहे इसकी खान है, तो उसके आसपास में सबसे ज्यादा मिट्टी का लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, प्रसार के कारण है। पीला रंग इसका जलयोजन के कारण है, लोहे में जलयोजन की होने से वजह से पीली कलर की दिखाई देती है। अगली मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। देखो लेटराइट मिट्टी, सबसे पहले लेटराइट मिट्टी की बात करते हैं। याद रखना लेटराइट मिट्टी वही है जहां पर सबसे ज्यादा क्या होगी? वर्षा होगी, जहां सर्वाधिक वर्षा होती है, और वर्षा के साथ साथ क्या पाया जाता है? तापमान अधिक होता है। लेटराइट मिट्टी नाम आते ही दिमाग में ये रखना कि वर्षा सर्वाधिक होती है और तापमान भी क्या होता है वहां पर? अधिक होता है। उन्हीं स्थानों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी। ये मिट्टी भी क्या होती है? अत्यधिक तापमान की वजह से शुष्क ऋतु में ये क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है, ईंट की भांति, इसीलिए इसका नाम लेटराइट मिट्टी पड़ा है। देखो लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा का, कौन से भाषा के? ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना लिया गया है, ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। ये ध्यान रखना, जिसका अर्थ क्या होता है? ईंट होता है। देखो इसका निर्माण उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में, देखो आपको मैं बता देता हूं, इसका निर्माण, ये अपनी पृथ्वी है, ये 23.5 डिग्री है, सॉरी ये 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री दक्षिणी। ये पूरा का पूरा है ना, इसको कर्क रेखा, ये मकर रेखा हो गई, ये उष्ण कटिबंध है। अरे इसके ऊपर वाला क्षेत्र कौन सा होगा? उपोष्ण। इस क्षेत्र में विश्व में ये मिट्टी पाई जाती है। भारत के संदर्भ में बात करें तो कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र और शुष्क ऋतु के एक के बाद एक आने के कारण इसका निर्माण होता है। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं कि कौन कौन सी विशेषता होती है। ये गहरी तथा अम्लीय होती है। आपने पीएच स्केल पढ़ा होगा, पीएच स्केल के अंतर्गत देखो अम्लीय और क्षारीयता, देखो ये मान लो पीएच स्केल है, ये यहां पर 0 है, ये यहां पर 7 है, सॉरी 7 उदासीन होता है, यहां 0, ये यहां पर 14। ये स्थिति अम्लीय होती है, ये स्थिति क्षारीय होती है। ध्यान रखना, आपको पढ़ा होगा पीएच स्केल, यानी उदासीन से बेग की तरफ आते हैं तो अम्लीयता की मात्रा घट जाती है, यानी 0 से 7 की तरफ, या 6 से 8, 7, 9, 10, 11 तो क्षारीयता की मात्रा क्या हो जाती है? इसमें बढ़ जाती है। तो यह आप ध्यान रखना थोड़ा सा। तो इसमें किसकी मात्रा बढ़ जाती है? इसमें अम्लीय होती है, गहरी अम्लीय होती है। इसमें पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। इस मिट्टी में पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। यहां पर वन पाए जाते हैं, ध्यान रखना, पर्णपाती वन। यहाँ वन कौन कौन से पाए जाते हैं याद रखना, आप लिख लेना इसको, आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो। पर्णपाती वन, इसके अलावा सदाबहार वन। आप याद रखना सदाबहार वन उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और तापमान अधिक होता है। सदाबहार वन की उनकी आपको मैंने अगले चैप्टर में वैसे पढ़ाऊंगा मैं। सदाबहार वन आपको भारत में 3 ही जगह पाए जाते हैं। सदाबहार वन पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, इसके अलावा उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। तो 3 में, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर पर्णपाती व सदाबहार वन मिलते हैं। यहाँ पर इसका विस्तार ध्यान रखना, दक्षिण के कई राज्यों में ये मिट्टी पाई जाती है जहां सर्वाधिक वर्षा होती है। इसके अलावा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में ये मिट्टी, ये मृदा सर्वाधिक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में। इसके अलावा ये मिट्टी उड़ीसा में भी पाई जाती है। इसके अलावा ये मिट्टी पश्चिमी बंगाल के कुछ भागों में पाई जाती है। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इस लेटराइट मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता बताऊं आपको,
इसमें एक तो कॉफी की फसल सबसे ज्यादा होती है। अब आप याद रखना, कॉफी से एक नाम बहुत ज्यादा फेमस है, कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे पहले कॉफी की बाबा बुदन की पहाड़ियों में, याद रखना, बाबा बुदन की पहाड़ियों में कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा ध्यान रखना, कॉफी तमिलनाडु में होती है, और इसके अलावा केरला में सबसे ज्यादा कॉफी होती है। और इसी लेटेराइट मिट्टी में एक बात याद रखना, सबसे ज्यादा क्या होता है, काजू होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है, काजू। काजू एक तो होता है तमिलनाडु में, इसके अलावा एक कर्नाटक में होता है, इसके अलावा एक केरल में होता है काजू की खेती। आंध्र प्रदेश में भी काजू होते हैं, ध्यान रखना, काजू के पेड़ होते हैं जिसमें लगते हैं काजू। ये कॉफी हो गई, ये हो गई लेटेराइट मृदा। अगली मृदा की बातचीत करते हैं हम। आज ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम। देखो अगली मृदा है मरुस्थलीय मृदा। कौन सी मृदा है, मरुस्थलीय मृदा। नोट डाउन करते जाना इसको, यानी आप अपनी नोटबुक में इसको लिखते जाना, वापस बाद में या रोक के या पहले समझ लेना, उसके बाद में दूसरी बार वीडियो देखकर इसके नोट्स बना लेना, कंप्लीट नोट्स बना लेना एक कॉपी में अलग से। देखो मरुस्थलीय मृदा की बात करें, इसका रंग लाल व भूरा होता है। ये रेतीली व लवणीय मृदा होती है। इसकी विशेषता, ये शुष्क जलवायु व उच्च तापमान के कारण ये सब होता है। इसके कारण देखो इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग याद रखना, लाल रंग सबसे पहले, लाल व भूरा होता है। यहां जलवायु शुष्क होती है। यहां वर्षा 0 से 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है यहाँ पर, इस क्षेत्र में, है ना। कैसी होती है, जलवायु शुष्क जलवायु होती है। यहाँ का तापमान उच्च तापमान होता है। यहाँ पर दिन में अधिक होता है, रात में कम होता है। तापमान दर सबसे ज्यादा पाया जाता है। देखो जलवाष्प दर अधिक है, यानी वाष्पीकरण की मात्रा यहाँ पर क्या सबसे ज्यादा अधिक है। और मृदा में सबसे ह्यूमस की नमी, ह्यूमस तथा नमी की इसमें क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। इस विशेषता, एक तो किसकी, ह्यूमस की, प्लस इसमें नमी की क्या पाई जाती है, नमी की कमी पाई जाती है इसमें। इसके आपको ये विशेषता, कुछ विशेषता याद रखनी है। इसके अलावा इसका विस्तार याद रखना आप कि इसका विस्तार कहां पर है, राजस्थान में इसका विस्तार है, इसके अलावा गुजरात में है, इसके अलावा पंजाब में, थोड़ा बहुत हरियाणा में भी इसका विस्तार पाया जाता है। कौन से, मरुस्थलीय मृदा। राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, ध्यान रखना विशेष तौर पर। तो ये कौन सी मृदा हो गई, मरुस्थलीय मृदा हो गई। अगला देखो, अगली मृदा की बात करते हैं। देखो अगली मृदा है वन मृदा। कौन सी मृदा है, वन मृदा। ये मृदा पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है विशेष तौर पर। ये ध्यान रखना, ये मृदा पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष तौर पर पाई जाती है। मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको, ध्यान रखना। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यहां पर्याप्त वन उपलब्ध होते हैं, पर्याप्त वन उपलब्ध होते हैं। तो वन्य मृदा है तो ऑब्वियसली बात है कि यहां पर वन सबसे ज्यादा होंगे। इनका गठन पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलता रहता है, ध्यान रखना। इनका जो संगठन है इस मृदा का, वो पर्यावरणीय या पर्वतीय क्षेत्र के पर्यावरण के अनुसार इसका बदलता रहता है। अनुसार बदलता रहता है। कैसे, देखो मैं बताऊं आपको, नदी घाटियों में ये मृदा होती है ना, दोमट तथा सिल्टदार होती है। यानी अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे पर्वतीय क्षेत्र अलग है, हिमालय पर्वत अलग है, प्रायद्वीपीय भारत का पठारी क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र अलग है। तो उनमें सब ये किसके अनुसार, पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार ये मृदा कैसे बदलती रहती है। जैसे दक्षिण में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो उत्तर में कौन सा है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो ये उसके अनुसार क्या होती है, बदलती जाती है। तो याद रखना है नदी घाटियों में ये मृदा कैसी होती है, दोमट मिट्टी होती है, ध्यान रखना।
अब यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाने की जो संभावना है, मुझे जहां तक लगता है कि इस बार भी ये पूछा जा सकता है, क्या है, मृदा अपरदन और संरक्षण। तो ये देखना टॉपिक, मृदा अपरदन और संरक्षण, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ 10th क्लास में पूछे जाने का सबसे बढ़िया यही है, यहां से पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा बनती है, याद रखना। तो देखो मृदा अपरदन और संरक्षण की बात करें हम, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं मृदा अपरदन कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, मृदा अपरदन के। मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया के द्वारा को ही मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा के कटाव वह बहाव की, किसकी, ध्यान रखना, मृदा के कटाव और या वह बहाव की प्रक्रिया, बहाव की प्रक्रिया मृदा अपरदन कहलाती है। मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने की प्रक्रिया और अपरदन की प्रक्रिया दोनों क्या करती है, साथ साथ चलती है। देखो सुनना कैसे, देखो मृदा का कटाव, नदियों के माध्यम से बहुत सारे गाद को लेकर, अवसाद को लेकर आती है और अपने बहाव को साथ लेकर आती है। तो देखो जैसे मान लेना ये एक पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र से क्या निकली है, नदी निकली है। क्या निकली है, नदी। तो नदी अपने साथ अपने आसपास की पड़ोस वाली इस मिट्टी को क्या करती जाएगी, काटती जाएगी। तो इस नदी का बहाव क्षेत्र क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, फिर और काटेगी और क्या हो जाएगा, नदी का बहाव क्षेत्र बढ़ता जाएगा। तो इस वाले क्षेत्र में पहले नदी इतनी सी थी, इस वाले क्षेत्र में नदी ने क्या कर लिया, कटाव कर लिया। कटाव करने के साथ साथ नदी अपने साथ क्या ले गई, उन अवसादों को अपने साथ वहन करके ले गई। जब वहन करके ले गई तो जो ये नदी है, नदी कौन सी अवस्था में, वर्धावस्था में। वर्धावस्था में कहा, नदी अपने मुहाने में, जहां नदी किसी समुद्र या खाड़ी या झील में गिरती है, उससे पहले नदी अपने साथ इसको बहाव नहीं ले पाएगी, तो इसका वो निक्षेप कर देगी। इस अवसाद का निक्षेप का मतलब होता है जमाव, इसका क्या कर देगी, जमाव। उसी से कौन सी मिट्टी का निर्माण हो जाएगी, जलोढ़ मृदा का निर्माण। मैंने ये चीजें आपको पहले समझा चुका हूं, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से इसका कटाव होता है, तो उसे क्या कहते हैं, मृदा अपरदन। अपरदन का मतलब होता है कि ये नदी द्वारा जो लाया जा रहा है अवसाद, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहन किया जा रहा है, जो नदी के माध्यम से हो सकता है, पवन के माध्यम से हो सकता है, हिमनदी के माध्यम से भी हो सकता है। अब देखो मृदा अपरदन के कारण देखते हैं। सबसे पहले मृदा अपरदन के कारण, मृदा अपरदन के कारण दो कारण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है भौतिक कारक, एक हो सकता है मानवीय कारक। देखो दोनों इंपॉर्टेंट है। भौतिक कारक में दो तीन चीजें याद रखना, एक तो पवन द्वारा अपरदन, क्या, किसके माध्यम से, पवन के अपरदन। इसके अलावा हिमनदी, अपरदन, इसके अलावा जल अपरदन, ये भौतिक कारक है। यानी पृथ्वी या प्रकृति के माध्यम से, इन्हीं के माध्यम से क्या हो रही, मृदा क्या हो रहा है, अपरदन हो रहा है। इसके अलावा एक कारक होता है मानवीय कारक, वनोन्मूलन। इसके अलावा सघन कृषि, मैं आपको ये बता रहा हूं, आपको इसके कारक बता रहा हूं कि मृदा अपरदन के कौन कौन से कारण होते हैं। इसके अलावा अति पशुचारण, ये आप नोट डाउन करते जाना, लिखते जाना इनको, अति पशुचारण। इसके अलावा खनन या उत्खनन। तो ये 4-5 बिंदु, इसको भी विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वनों की कटाई, तो ये याद रखना है, ये मानवीय कारक है, ये भौतिक कारक है। पूछा जा सकता है मृदा अपरदन के मानवीय और भौतिक कारक कौन कौन से हैं। तो
पवन अपर्दन, हिम नदी, जल अपर्दन, मानवीय कारक में वनोन्मूलन, इसके अलावा वनों की कटाई याद रखना, सघन कृषि यानी अत्यधिक गहन कृषि करना जिसमें बहुत ज्यादा खाद की डाला जाता है, अति पशुचारण, खनन और उत्खनन, इसकी वजह से मृदा का क्या होता है, अपर्दन होता है। अब देखो मैं इनको एक एक को समझाता हूं आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं पवन अपर्दन की, कि पवन के माध्यम से मृदा का किस प्रकार से अपर्दन हुआ। आप देखो मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करते हैं, अपर्दन की बात। मरुस्थलीय क्षेत्र में हवा तीव्र गति के साथ चलती है पवन, जैसे मान लेना ये ड्यून्स है, मैं यहां लिख देता हूं धोरे, ये धोरे हैं। अब देखो नदी के पवन के माध्यम से क्या करेंगे, गतिशील हो जाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक जाएंगे, तो उसकी वजह से किसका मृदा क्या होगी, अपर्दित होगी। मृदा क्या होगी इसके माध्यम से, अपर्दित होगी। किसके माध्यम से, पवन अपर्दन के माध्यम से। अगला देखो हिम नदी के माध्यम से भी क्या होती है, हिम नदियां धीरे धीरे चलती है, हिम नदियां सड़क, तो वो अपने साथ क्या लेकर वहन करती है, मिट्टी लेकर वहन करती है। इसके अलावा जल अपर्दन में आपको चादर अपर्दन याद रखना, क्या याद रखना है, चादर अपर्दन याद रखना। जल ढाल से नीचे की ओर बहता है, देखो ये मान लेना ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहां से जल बहता है नीचे, ढाल से नीचे की ओर, जल है ना ढाल के नीचे की ओर बहता है, तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र के, ध्यान रखना, इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ आ जाती है, नीचे बहता है तो ऊपरी तरफ की जितनी भी ये मृदा होती है किसके साथ, जल के साथ घुलकर आ जाती है, जल के साथ क्या हो जाती है, घुलकर आ जाती है। जैसे माना पर्वतीय क्षेत्र, ढाल वाला क्षेत्र है, वहां से पानी नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो उस क्षेत्र की जितनी भी मृदा है वो उस पानी के साथ घुलकर कहां आ जाएगी, नीचे, तो उसी को क्या कहते हैं, चादर अपर्दन कहते हैं। ध्यान रखना ये विशेष तौर पर क्या कहते हैं उसे, चादर अपर्दन। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देख लो चंबल नदी अपनी, तो वो सबसे ज्यादा करती है। इसके अलावा हम बात करते हैं चादरी अपर्दन, तो पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं बहुत सारों में होता है। अभी संरक्षण नहीं पढ़ा है, संरक्षण बाद में पढ़ेंगे। देखो एक होता है अवनालिकाएं, आपने उत्खात भूमिका या बीएड का नाम सुना होगा। ये क्या होता है, बहता जल मृतिका युक्त मृदा को, याद रखना, बहता जल मृतिका युक्त मृदा को काटते हुए गहरी वाहिकाओं यानी नाले का बनाता है, ऐसी को अवनालिका अपर्दन कहते हैं। जैसे इस प्रकार से काटते हुए जा रहा है, तो ये जो गर्त बनाया जा रहा है, उत्खात भूमि है जिसको हम बीड़ कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अवनालिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं होती है, इसको उत्खात भूमि कहते हैं, इसको बेडलैंड, उत्खात भूमि कहा जाता है। इनको याद रखना, वापस सुनना परिभाषा, बहता हुआ जल मृतिकाएं, आप नोट डाउन करते जाना इसको, बहता हुआ जल मृतिका युक्त मृदा को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनालिका कहा जाता है। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं होती है और इसे ही उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। भारत में ऐसी भूमि सबसे ज्यादा राजस्थान में, कहां है, यह ध्यान रखना, भारत में ऐसी सबसे ज्यादा भूमि कहां है, राजस्थान। राजस्थान में एक नदी है जो इसके लिए जानी जाती है, अवनालिका अपर्दन के लिए, चंबल बेसिन या चंबल नदी, ये नाम आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब देखो मृदा अपर्दन हो गए, अब मृदा संरक्षण की बात करते हैं कि मृदा का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। यानी कितनी देर तो मृदा का कटाव या मृदा उर्वरक हो रही थी, अब इसके संरक्षण की बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा पेड़ पौधे लगाकर, क्या लगाकर, पेड़ पौधे लगाकर, यानी वनोरोपण करना। इसके अलावा दूसरा वनों को
मेखला या बेल्ट में लगाना, जिसकी वजह से पवन अपर्दन को आसानी से रोका जा सकता है। जैसे मेड पर बहुत सारे पेड़ लगाते हैं ना, हवा आती है तो मिट्टी को उड़ा के नहीं ले जा सकती। जब मिट्टी को उड़ा के ले जाएगी तो उसमें क्या उर्वरकता की मात्रा है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, घट जाएगी, जिसकी वजह से मृदा अपर्दन होने लग जाएगा। जिससे मान लेना ये आपका एक खेत है, इस खेत में यहाँ खूब सारे क्या लगा रखे हैं, पेड़ पौधे लगा रखे हैं चारों तरफ, ठीक है, यहाँ पर खूब सारे लगा रखे हैं। अब देखो हवा यहाँ से आई तो पहले पेड़ों को क्या करेगी, पेड़ों को टकराएगी, टकराने के बाद यहाँ की जो मिट्टी है वो बच जाएगी। तो ध्यान रखना वनरोपण। इसके अलावा ढाल वाली जगहों पर समुच्चय कृषि करना, समुच्चय कृषि जैसे इस प्रकार से ढाल वाले क्षेत्रों में, जैसे यहाँ पानी आएगा नीचे गिरेगा, गिर के यहाँ तो एक साथ तीव्र ढाल के साथ तो गिरेगा नहीं, यहाँ पानी गिरने के बाद फिर वो नीचे जाएगा, नीचे जाने के यहाँ आएगा, तो इस हिसाब से मृदा का क्या नहीं हो पाएगा, अपर्दन नहीं होगा और कृषि भी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा पट्टी काटना, क्या होता है, पट्टी काटना। पट्टी काटना किसे होता है, जैसे ये मान लेना ढाल वाला क्षेत्र है कोई, तीसरा ध्यान रखना ये समुच्चय कृषि है, 1 2 और 3, चौथा पट्टी काटना, आप लिख ले रहे हैं इनको साथ साथ में, ये है। तो ये है पर्वतीय क्षेत्र। इसमें क्या है कि इस वाले क्षेत्र में जहां यहां कृषि कर ली, ये वाला क्षेत्र कैसा है, कृषि, फिर यहां क्या कर ली, कृषि, यहां क्या कर ली, कृषि कर ली। ये क्या है, ये क्षेत्र, ये वाले क्षेत्र, ये खाली है, इसी को बोलते हैं पट्टी काटना। इस प्रकार से कृषि करना जिसको मृदा क्या हो गई, आसानी से क्या नहीं हो पाएगी, अपर्दित नहीं हो पाएगी। इसके अलावा पेड़ों को कतार में लगाकर मैंने बता दिया। तो इस हिसाब से अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ध्यान रखना मृदा ये संसाधन भी यहाँ कंप्लीट हो गया, इसके अलावा संसाधन और विकास वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में मैं इसी चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है वो मैं याद करवाऊंगा और उसकी पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, जय हिंद।